बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में काफी विस्तार से जाना था। दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक थे वो इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को डिफीट देने वाला जो नया शासक था वह था जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर ने पानीपत की लड़ाई में 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना या नींव डाली। आज के क्लास में हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि ये मुगल वंश कौन थे, कहां से आए और इन्होंने दिल्ली में कितने सालों तक शासन किया। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि मुगल एम्पायर, यूं तो मुगल एम्पायर की बुनियाद डालने वाले जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था, जो हिंदुस्तान में उसके पीरियड को अगर हम देखें तो 1526 से 1530 तक यानी 4 सालों तक दिल्ली में शासन करने के बाद अपने बेटे हुमायूं को अपना इक्तदार सौंपकर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये मुगल कहां से आए या बाबर किनके वंशज थे। इतिहासकारों का माने तो बाबर के बारे में ये कहा जाता है कि बाबर जो है, इनके पिता उमर शेख मिर्जा जो तैमूर से संबंधित था, इनकी मां कुतलुग निगार जो चंगेज खान के खानदान से बिलोंग करती थी। यानी बाबर को अगर देखा जाए तो तैमूर और चंगेज खान दोनों वंशों की मिली हुई ये एक कह सकते हैं कि नया वंशज था। अब इनकी पैदाइश बाबर की कहां हुई, तो बाबर की पैदाइश को हम देखते हैं कि 14 फरवरी 1483 को फरगना वैली में, जो अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान यानी सेंट्रल एशिया में या हम रूस का इलाका कह सकते हैं, वहां इनकी पैदाइश हुई। और 12 साल की उम्र में इनके पिता ने इनको फरगना का शासक बनाया, यानी रूलर ऑफ फरगना पहला। यानी 2 साल तक ये शासन करने के बाद, यानी 12 साल की उम्र में 1494 से 1497 लगभग 2 साल कुछ महीनों के बाद इन्हें अपना शासन को धोना पड़ता है, यानी इनको वहां से हट जाना पड़ता है। पुनः ये प्रयास करते हैं 1498 से 1500 में, लेकिन ये फिर विफल हो जाते हैं। अंततः 1504 में बाबर ने काबुल पर आक्रमण किया और काबुल को अपने कब्जे में लिया, यानी काबुल का एक शासक बना। लेकिन अपने इलाका को इन्होंने छोड़ा नहीं। फिर वो समरकंद का इलाका यानी रूलर ऑफ समरकंद ये 3 टाइम रहे, जिसमें हम देख सकते हैं कि 1497 से 98, 1500 से 1501 और तीसरी बार 1511 से 1512 समरकंद के राजा ने इन्हें डिफीट दे दिया। तो अब इनका नजरिया भारत की तरफ आता है और ये सोचता है कि अब हम भारत और हिंदुस्तान के सब कंटिनेंट पे अपना आक्रमण को इन्होंने जारी किया। और हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबर को इनवाइट देने वाला लोदी वंश का दौलत खान और अलाउद्दीन नामक जो पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने चूंकि आपसी हम लोगों ने देखा था कि लोदी वंश में एक षड्यंत्र रच रहा था, एक कह सकते हैं कि कंस्पायरेसी था, जिसके वजह से बाबर को दावत दी गई थी हिंदुस्तान में। तो बाबर जो है वे पंजाब होते हुए 1524 में पंजाब आते हैं और उन्होंने लगभग 30,000 जो फोर्स या ट्रूप को लेके पानीपत की मैदान में हिंदुस्तान में जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम जो शासक थे इब्राहिम लोदी की सेना के साथ उनका मुकाबला होता है। कहा यह जाता है कि इब्राहिम लोदी का उस वक्त 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे और 100 से ज्यादा उसके पास हाथी का एक सेना या हाथी सवार भी था। तो बाबर ने एक नया टेक्निक को अपनाया, जिसको इतिहास में हम कह सकते हैं फायर, या अभी के दौर में हम कह सकते हैं
तो उन्होंने अपने नई रणनीति के तहत उन्होंने क्या किया कि हाथियों पर फायर करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि हाथी भड़क गया और खुद से अपने फोर्सों को कुचलना शुरू कर दिया और अंततः इब्राहिम लोदी की उस मैदान में हार हो जाती। और इब्राहिम लोदी के हार के बाद बाबर जो है आगरा पे कब्जा करने के बाद दिल्ली की तरफ चल पड़ता है। यानी आगरा और दिल्ली को पूरी तरह से अपने कब्जा में लेने के बाद हिंदुस्तान में नए वंश की नींव उन्होंने डाला। अब ये नए वंश की नींव उन्होंने जो डाला तो हिंदुस्तान में पानीपत के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने 3 महत्वपूर्ण और लड़ाइयां लड़ी। यानी 1527 में खानवा की जो लड़ाई, जो राजपूताना और जिसके शासक थे राणा सांगा, यानी राणा सांगा के साथ उनका मुकाबला हुआ। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अफगान रूलर राणा सांगा का सपोर्ट करता था, लेकिन बाबर ने उन्हें पराजित किया और पराजित करने के बाद राजपूताना के इलाका को भी उन्होंने जीत लिया। ठीक उसके तीसरे साल यानी 1528 में हम ये देखते हैं कि चंदेरी में, यानी चंदेरी में वो कब्जा करता है और चंदेरी का उस वक्त जो राजा था वह था मेदिनी राय। यानी मेदिनी राय को भी वो पराजित करने के बाद पूरी तरह से दिल्ली और राजपूताना इलाके में अपने सिक्के को जमा लेता है। अब बाबर के इतिहास को हम थोड़ा सा जाने कि बाबर के कितनी पत्नियां थी। तो यहाँ पे हमने 3 का मेंशन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं आयशा सुल्तान, जैनब सुल्तान, मासूमा सुल्तान। इसके अलावा उसके कई बेटे थे, जिसमें हुमायूं, कामरान और हिंदल मिर्जा। तो बाबर हिंदुस्तान में जो गद्दी को सौंपता है वह है हुमायूं, यानी हुमायूं को। हुमायूं बहुत दिनों तक बाबर के सल्तनत को संभाल नहीं पाता है। इसके बारे में हम लोग तफसील से अगले क्लास में जानेंगे। लेकिन बाबर जो है हुमायूं को यहाँ पे अपना शासन देने के बाद यानी 1530 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये कहा जाता है कि बाबर को ब्यूरिड जो किया गया, यानी उनको कब्र में डाला गया 1530 में। लेकिन 1530 में खुद बाबर ने लिखा है बाबरनामा में, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके कब्र को फिर उठा के यानी मूव टू काबुल, काबुल में इन्हें दफनाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाबर ने लगभग हिंदुस्तान में 4 साल तक शासन किया और एक नए वंश की स्थापना की, जिसे इतिहास में हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। अगले क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बाबर के वंशज ने मुगल सल्तनत को कैसे और विस्तार किया और अपने सिक्के को कैसे यहाँ पे जमा के रखा।